लेकिन ये फैन को पता चला कि वह इस बूढ़े आदमी को नहीं देख सकता। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति की चोटें नकली हैं। आप जरूर जिन्यून के बड़े होंगे। मुझे अपना परिचय देने की इजाजत दीजिए। मेरा नाम ली बाई है और मैं यिनयांग अकादमी का वर्तमान प्रमुख हूँ। यिनयांग अकादमी 2 कुलों, 2 संप्रदायों और एक अकादमी से यिनयांग अकादमी। प्रधानाचार्य ली अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इसी तरह ये फैन का व्यवहार भी तुरंत गंभीर हो गया। यान हुआंग विश्व में सर्वोच्च शक्ति होने के नाते प्रमुख का साधना स्तर महायान क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि महायान क्षेत्र में एक साधक के रूप में भी उन्होंने यह नहीं देखा कि ये फान केवल एक अवतार है। और ली बाई की ये परिवार की यात्रा का उद्देश्य ये जिन्यून को अपना शिष्य बनाना है। बेकार की बातचीत के माध्यम से ये फैन को समझ में आया कि प्रिंसिपल ली आश्चर्यजनक रूप से ये जिन्यून की तरह भाग्य की संतान भी है। उसने रहस्यमय तरीके से ये जिन्यून के अस्तित्व को महसूस किया और इसलिए ये जिन्यून का परीक्षण करने के लिए उसने खुद को एक साधारण साधक के रूप में प्रच्छन्न किया। भाग्य का बच्चा हमेशा अच्छा इंसान नहीं होता। ली बाई भी दुष्ट हृदय वाले साधक को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। सौभाग्य से ये जिन्यून की सभी शर्तें ली बैट की आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। इस समय ये फैन की स्टोरेज रिंग में ध्वनि संचरण ताबीज अचानक बज उठा। यह पता चला कि ये जिन्यून, जो आधे दिन से ये फैन को खोजने में असमर्थ था, ने सीधे ये फैन से संपर्क किया। जल्दी से ये जिन्यून गुफा घर लौट आया और जब उसने ये फैन को देखा तो अपना सिर खुजलाया। पापा, ये जिन्यून ने आदरपूर्वक पुकारा। यह वरिष्ठ आपको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? परीक्षण समाप्त हो गया। ली बाई ने सीधे अपना इरादा बताया। ये जिन्यून को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन यह सुनकर कि ली बाई यिनयांग अकादमी की प्रिंसिपल हैं और नीति के ताओ में उत्कृष्ट हैं, वह भी बहुत खुश हुए। भाग्य का मार्ग अविश्वसनीय रूप से जटिल है और बहुत कम साधक हैं जो इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ तक कि ये फैन को भी भाग्य के ताओ का केवल प्रारंभिक ज्ञान है। अब गुरु का मार्गदर्शन पाना ये जिन्यून के लिए अच्छी बात है। ली बाई ने ये जिन्यून को वापस यिनयांग अकादमी में अध्ययन के लिए ले जाने की योजना बनाई। जाने से पहले ली बाई ने ये फैन को एक कमांड टोकन, यिनयांग कमांड और 8वीं रैंक की एक स्पिरिट आइटम, ग्रीन लोटस दिया। यह टोकन यिनयांग अकादमी का प्रतिनिधित्व करता है और यिनयांग को नियंत्रित कर सकता है। अकादमी को एक बार कार्य करना है। आध्यात्मिक वस्तु ये परिवार के लिए एक पुरस्कार है। रेड ड्रैगन कमांड टोकन, यिनयांग कमांड कार्ड गेम में कार्ड इकट्ठा करना क्या है? ये जिन्यून की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर ये फैन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। किसी बड़े व्यक्ति का उनके दरवाजे पर आकर शिष्यत्व ग्रहण करना संभवतः उनके भाग्य के कारण था। लकड़ी तत्व की 8 श्रेणी की आत्मा वस्तु, ये फैन तुरंत खुश हो गई। इस स्पिरिट आइटम की मदद से वह लकड़ी विशेषता वाले 8वें दर्जे के जादुई हथियार को परिष्कृत कर सकता है और कैओस वर्ल्ड के 5 तत्वों के आखिरी टुकड़े को पूरा कर सकता है। कैओस वर्ल्ड भी 8वें दर्जे तक पहुंचने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। ये फैन अपने आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पथ के 8वें रैंक तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। रैंक 8 का शोधन महान ताओ के सिद्धांत को किसी के जादुई हथियारों में शामिल कर सकता है। महान ताओ के सिद्धांत से युक्त 8वीं श्रेणी का जादुई हथियार 7वीं श्रेणी के जादुई हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए रैंक 8 आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी कम हैं। प्रत्येक रैंक 8 परिशोधक की स्थिति की तुलना पारलौकिक क्लेश अवस्था में एक साधक से की जा सकती है। 10 वर्षों के बाद नए अपरिचित ज्ञान से भरे दिमाग के साथ ये फैन की कीमिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग अंततः 8वें स्थान पर पहुंच गई। आखिरकार सफलता मिल ही गई। ये फैन ने 8वीं रैंक की स्पिरिट वस्तु ग्रीन लोटस को निकाला और जादुई हथियार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 8वें स्थान पर हरे कमल के 12 पत्ते थे। ये फैन ने जादुई हथियार 12 रैंक ग्रीन लोटस की किंवदंती की नकल करने का विकल्प चुना। मूल सिद्धांत टॉवर होने के कारण लकड़ी के दांव के बारे में ये फैन की समझ पिछले कुछ वर्षों में छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। लकड़ी के दांव के बारे में उनकी वर्तमान समझ पहले ही 80% से अधिक हो चुकी थी। लेकिन महान ताओ की समझ जितनी अधिक होगी, उसे समझना उतना ही कठिन होगा, जब तक कि ये फैन का ज्ञान कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं ला सकता। लकड़ी का दांव, विकास, जीवन शक्ति। लकड़ी का दांव कई शाखाओं में बंटा हुआ है। ये फान ने हरे कमल के प्रत्येक पत्ते पर प्रत्येक शाखा को उकेरा। जब लकड़ी के दांव से अंतिम पत्ता उकेरा गया तो 12वीं श्रेणी का हरा कमल अराजकता की दुनिया के केंद्र की ओर उड़ गया और तुरंत 9 स्वर्गों की दुर्लभ पृथ्वी में एकीकृत हो गया।
जमीन से एक छोटी सी फूल की कली फूटी। छोटी सी फूल की कली धीरे धीरे बढ़ी और हरे कमल में परिवर्तित हो गई। हरे कमल की वृद्धि हुई और वह कमल तालाब में परिवर्तित हो गया। अंत में पंचतत्वों में से अंतिम तत्व भी एकत्रित हो गया। अराजकता की दुनिया में भी भारी परिवर्तन हुए। सूर्य उदय हुआ और चंद्रमा अस्त हुआ, जिससे सब कुछ बढ़ने लगा। धीरे धीरे जीवन की सांस उभरने लगी। कुछ ही समय बाद अराजकता की दुनिया में पहला एकल कोशिका वाला जीवन रूप प्रकट हुआ। इसके बाद जब तक यह विकसित होता रहेगा, अराजकता की दुनिया धीरे धीरे एक सच्ची दुनिया में परिपक्व होती जाएगी। भले ही ये फैन अब अराजकता की दुनिया को मजबूत नहीं करेगा, फिर भी यह अपनी गति से बढ़ता रहेगा। 5 तत्व पूर्ण थे, एक चक्र बना रहे थे। धमाका! अराजकता की दुनिया का आकार लगातार बढ़ने लगा। कैओस ऑर्ब का स्तर अंततः 8वें क्रम तक पहुंच गया था। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया, विश्व शक्ति उसकी हथेली में उमड़ पड़ी, जिससे उसके हाथ में असहनीय सनसनी फैल गई। स्टार पिकअप हैंड की शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसे स्तर ऊपर जारी रखने की आवश्यकता थी। केवल तीसरे स्तर का स्टार पिकअप हैंड ही 8वें क्रम के कैओस ऑर्ब की विश्व शक्ति का पूरी तरह से सामना कर सकता है। जहां तक अपग्रेड के लिए आवश्यक सामग्रियों की बात है, ये फैन ने उनमें से अधिकांश को पहले ही तैयार कर लिया था। वाह वाह वाह! रोने की आवाज के साथ ये परिवार की 5वीं पीढ़ी का पहला सदस्य आ गया था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए दूसरी पीढ़ी जिंतियन, तीसरी पीढ़ी शेन, चौथी पीढ़ी यान, 5वीं पीढ़ी जिंग। ये फैन ने व्यक्तिगत रूप से इस नवजात शिशु का नाम ये जिंग रखा। ये फैन ने बच्चे को सावधानी से पकड़ लिया और उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अनजाने में ये फैन पहले से ही 300 साल से अधिक उम्र का था। ये परिवार अब ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से कबीले से बढ़कर एक एकीकृत बड़े कबीले में बदल गया है और कबीले के सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है। प्रत्येक शाखा विकास के साथ फल फूल रही थी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1000 साल बाद ये परिवार एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा कबीला बन जाएगा। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। कुल जनसंख्या 7 पूरी हो गई। संग्रह के लिए उपलब्ध सिस्टम इनाम ले लो। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। ये परिवार वंशावली कबीले के सदस्यों को बांध सकते हैं, सच्ची आत्मा को लॉक कर सकते हैं, कबीले के सदस्य की स्थिति की जांच कर सकते हैं। पहली नजर में ये परिवार वंशावली साधारण लगती है, लेकिन सच्ची आत्मा को बंद करने के बयान से ये फैन कुछ हद तक हैरान हो गया। तथाकथित सच्ची आत्मा समय की नदी में व्यक्ति का लंगर बिंदु है। जब आध्यात्मिक आत्मा नष्ट हो जाती है तो उसका पुनरुत्थान नहीं होता। हालांकि जब तक सच्ची आत्मा विद्यमान है, पुनरुत्थान की आशा बनी रहती है। यदि सच्ची आत्मा भी चली गई है तो यह सच्ची मृत्यु का संकेत है। वंशावली का अस्तित्व जो सच्ची आत्मा को बंद कर सकता है, इसका मतलब है कि ये परिवार के सदस्यों के पास एक अतिरिक्त जीवन रेखा है। यदि वे वास्तव में मर जाते हैं, जब तक ये फैन की साधना का स्तर काफी मजबूत है, तब तक समय की नदी से कबीले के सदस्य को पुनर्जीवित करने का एक मौका है। ये परिवार के सदस्यों की सुरक्षा उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अंत में कबीले के सदस्यों की जांच करने के लिए समारोह। ये फैन ने एक नजर डाली। ये जिंतियन मध्य एकीकरण पर साधना स्तर, विशेष काया प्रत्येक कबीले के सदस्य का बुनियादी साधना स्तर और प्रतिभा प्रदर्शित की गई। अनजाने में पारलौकिकता क्लेश चरण तक पहुंचने का समय दूर नहीं था। एक प्रयास करें, 1000 साल की उम्र से पहले पारलौकिक क्लेश चरण को तोड़ने का प्रयास करें। पूर्वी सम्राट शहर के बाहर इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन पर। तुमने अभी क्या कहा? पूर्वी सम्राट शादी कर रहा है। इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन के पर्वत स्वामी कियान जिनक्स्यू ने अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट को सदमे में सुना। यह सुनकर कि पूर्वी सम्राट की दाओ साथी एक देहाती लड़की थी जो कहीं से भी प्रकट हुई थी, कियान जिनक्स्यू का गुस्सा अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। उस समय वह हमेशा पूर्वी सम्राट के साथ दाओ साथी बनना चाहता था, लेकिन उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था। यद्यपि कियान जिनक्स्यू पूर्वी सम्राट शहर के नगर प्रभु कमान को महत्व देती थी, वह वास्तव में एक व्यक्ति के रूप में पूर्वी सम्राट की प्रशंसा करती थी। लेकिन अब पूर्वी सम्राट ने न केवल उसे अस्वीकार कर दिया, बल्कि एक देहाती लड़की को अपने दांव साथी के रूप में ले लिया, जिससे कियान जिनक्स्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अपमान किया गया हो। पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर शरीर एकीकरण क्षेत्र की एक झलक लटकी हुई है, जो शहर पर भारी पड़ रही है। पूर्वी सम्राट जो ये फैन के साथ चाय पी रहे थे, ने इस परिचित आभा को देखा और उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। कियान जिनक्स्यू अब क्या कर रही है? एक चमक के साथ पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ।
ये फैन की भी रुचि बढ़ी और वह पूर्वी सम्राट के पीछे पीछे पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर मंडराने लगा। पूर्वी सम्राट ने ठंडे स्वर में कियान जिनक्स्यू से कहा, तुम यहाँ किस लिए हो? कियान जिनक्स्यू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, क्या यह सुनकर कि आपने एक ताऊ साथी चुन लिया है, यहाँ आना स्वाभाविक नहीं है? मैं तो बस जिज्ञासावश यहाँ आई हूँ, क्या तमाशा है? ये फैन ने जल्दी से ये शियाओ शियाओ को सचेत किया, फिर अपनी जिज्ञासु निगाहें कियान जिनक्स्यू की ओर घुमाई। क्या यह महिला पूर्वी सम्राट की पुरानी प्रेमिका हो सकती है? कियान जिनक्स्यू, ताओ पार्टनर के मेरे चुनाव का तुमसे क्या लेना देना है? पूर्वी सम्राट ने आक्रमण करने की इच्छा का विरोध किया। कियान जिनशू के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक ठंडा भाव उभर आया। पूर्वी सम्राट, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपने मेरे साथ आने के बजाय एक देहाती व्यक्ति को क्यों चुना। क्या मेरा दबंग ड्रैगन पर्वत उसके जैसे देहाती व्यक्ति की तुलना में किसी भी तरह से कमतर है? मुझे कहना होगा, आपके निर्णय में तीक्ष्णता का अभाव है। कियान जिनशू ने पूर्वी सम्राट शहर का सर्वेक्षण किया। शहर का स्वामित्व होने से इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन को काफी फायदा होगा, लेकिन ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साथ एक नया सिटी लॉर्ड कमांड हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कियान जिनक्स्यू ने पूर्वी सम्राट शहर को निशाना नहीं बनाया होता। पूर्वी सम्राट, चूंकि आप इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसलिए आप शहर की कमान मुझे सौंप सकते हैं। कियान जिनक्स्यू ने अंततः अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। वह पूर्वी सम्राट शहर की कमान नगर प्रभु को सौंपना चाहती थी। पूर्वी सम्राट का चेहरा और भी उदास हो गया। पूर्वी सम्राट नगरी उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। वह किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दी जा सकती थी? बेशक ये परिवार को बाहरी नहीं माना जाता था। कियान जिनक्स्यू, अपने भ्रम में जीना बंद करो। नगर स्वामी की कमान पहले ही दे दी गई है। क्या तुमने आदेश किसी और को दे दिया? कियान जिनक्स्यू के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। फिर उसे एहसास हुआ, क्या तुमने उस देहाती को आदेश दिया था? बिल्कुल जियाओ जियाओ, वह देहाती आदमी नहीं है जिसका आपने उल्लेख किया है, वह मेरा ताऊ साथी है। स्वाभाविक रूप से पूर्वी सम्राट किसी को भी ये शियाओ शियाओ का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। उसी समय अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और ये फैन द्वारा सतर्क किए गए ये शियाओ शियाओ वहां पहुंचे। ये शियाओ शियाओ पर नजर पड़ते ही कियान जिनक्स्यू के चेहरे पर ईर्ष्या की चमक चमक उठी। यह औरत बस उससे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी। पूर्वी सम्राट से ऐसा व्यवहार पाने की उसे क्या हकदार थी? उसने तो उसे नगर प्रभु की कमान भी दे दी थी। एक किसान के लिए अपना स्वरूप बदलना कठिन नहीं था, लेकिन चाहे कोई कितना भी बदल जाए, अंत में केवल भौतिक शरीर ही बदलता है। आध्यात्मिक आत्मा का सार बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि यहाँ तक कि किसानों के लिए भी रूपरंग एक लाभ था। ये शियाओ शियाओ को देखते ही पूर्वी सम्राट ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ईर्ष्या से अभिभूत कियान जिनक्स्यू को एहसास हुआ कि शादी के माध्यम से सिटी लॉर्ड कमांड हासिल करने की कोई संभावना नहीं थी। यदि ऐसा है पूर्वी सम्राट, तो जो कुछ होने वाला है उसके लिए मुझे दोष मत दीजिए। पूर्वी सम्राट, आप नहीं चाहेंगे कि पूर्वी सम्राट शहर पर कोई विनाशकारी घटना घटे, है न? इसके साथ ही कियान जिनक्स्यू ने तुरंत हाथ मुहरे बनाई और पूर्वी सम्राट शहर पर हमला शुरू कर दिया। कियान जिनक्स्यू को विश्वास था कि पूर्वी सम्राट नहीं चाहेंगे कि शहर नष्ट हो, इसलिए उसने इसे एक लाभ के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। पूर्वी सम्राट निश्चित रूप से कियान जिनक्स्यू के हमले पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, लेकिन पूर्वी सम्राट बस चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी जब वह कियान जिनक्स्यू को देख रहा था। जैसे ही कियान जिनक्स्यू का हमला पूर्वी सम्राट शहर पर होने वाला था, तारों की रोशनी ने अचानक शहर को घेर लिया। सभी आकाश और तारों की व्यूहरचना। जब से ये परिवार ने पूर्वी सम्राट शहर पर कब्जा किया है, उन्होंने इसके सुरक्षात्मक स्वरूप को संशोधित कर दिया है। ये फैन के आसपास होने से स्वाभाविक रूप से गठन कमतर नहीं होगा। हमला नाकाम हो गया और पूर्वी सम्राट नगर पूरी तरह से अछूता रहा। कियान जिनक्स्यू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। आक्रमण करना इंपीरियस ड्रैगन पर्वत पर निश्चित रूप से एक से अधिक शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के साधक थे। दो साधक तुरंत पूर्वी सम्राट की ओर बढ़े। इस बीच कियान जिंगस्यू ने ये जियाओ सियाओ से सगाई कर ली। तुम एक मामूली देहाती लड़की से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसकी किस्मत बदल गई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ ऐसी भी लीग हैं जहां तुम आसानी से नहीं चढ़ सकती। मध्यवस्था के शारीरिक एकीकरण क्षेत्र की आभा कियान जिनक्स्यू से फूट पड़ी। 7वें स्तर का एक जादुई हथियार तुरंत ये शियाओ शियाओ की ओर फट गया। शांत चेहरे के साथ ये शियाओ शियाओ ने चुपचाप अपना जादुई हथियार निकाला, एक 8वां स्तर का हथियार जिसे ये फैन ने अभी परिष्कृत किया था।
मानव सम्राट सी युन चाओ शक्ति को मानव सम्राट मुहर में शामिल किया गया था और ये शियाओ का आचरण तुरंत श्रेष्ठ हो गया, जैसे मानव कबीले के नियंत्रण में एक रानी हो। और आमतौर पर सुंदर और कुलीन कियान जिनक्स्यू ये शियाओ के सामने एक नौकरानी की तरह दिखाई दी। मानव सम्राट सील दबाओ। मानव सम्राट सील ने जोरदार प्रहार किया, जिससे कियान जिनक्स्यू का रक्षात्मक जादुई हथियार एक पल में चकनाचूर हो गया। 8वें स्तर के जादुई हथियार का आतंक ऐसा था। कियान जिनक्स्यू का शरीर तेजी से पीछे हट गया और ये शियाओ के प्रहार से लगभग मर ही गया। तुम्हारे पास 8वें स्तर का जादुई हथियार कैसे हो सकता है? तुम किस शक्ति से संबंधित हो? कियान जिनक्स्यू के बारे में मिली जानकारी के अनुसार ये शियाओ कहीं से भी आई है और उसे किसी शक्तिशाली गुट की शिष्या नहीं होना चाहिए। वह जरूर एक स्वतंत्र साधिका होगी जिसे कुछ भाग्य मिला होगा। लेकिन अब इस स्वतंत्र साधक का जादुई हथियार वास्तव में उसके अपने हथियार से बेहतर था, जिसे कियान जिनक्स्यू को स्वीकार करना कठिन लगा। इस देहाती लड़की को पूर्वी सम्राट क्यों पसंद करता है और उसे इतना सौभाग्य भी क्यों मिलता है? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कियान जिनक्स्यू ने फिर से ये शियाओ पर हमला किया, लेकिन उसे फिर से पीछे धकेल दिया गया। इस समय ये फैन अंतः प्रकट हुआ। उसे अपनी बहन द्वारा ऐसी घटिया औरत को थप्पड़ मारने का दृश्य देखना अच्छा लगता था, लेकिन ये फैन को अपनी बहन को यह साबित करना था कि ये परिवार कोई साधारण पिछड़ा कबीला नहीं था। ये फैन के सिर के ऊपर अराजकता की दुनिया उभरी। स्टार पिकअप हाथ। ये फैन को थप्पड़ मारा गया। हजारों मील दूर इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन पर सभी लोग भय से आकाश की ओर देख रहे थे। ऊपर आसमान में एक हाथ धीरे धीरे नीचे दबा रहा था। धमाका। पृथ्वी चकनाचूर हो गई और इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन की सुरक्षात्मक संरचना तुरंत ही नष्ट हो गई। अंत में पूरा इंपीरियस ड्रैगन पर्वत खंडहर में बदल गया। भावशून्य चेहरे के साथ कियान जिनक्स्यू ने ये फैन को घूरा और बुदबुदाया, तुमने मेरे प्रभावशाली ड्रैगन पर्वत को नष्ट कर दिया। हाँ, ये फैन ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन को नष्ट कर दिया था। रोंगटे खड़े हो गए जब इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन के साधक कियान जिनक्स्यू को घूर रहे थे। उनकी आंखें संदेह और क्रोध से भरी हुई थीं। क्या यह नहीं कहा गया था कि पूर्वी सम्राट का साथी एक छोटे कबीले से था? एक छोटा कबीला जो एक ही हथेली के प्रहार से इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन को खंडहर में बदलने में सक्षम है। एक क्षण बाद कियान जिनक्स्यू, जो लगभग पागल हो चुकी थी, ने अपना सिर उठाया। स्नो ड्रैगन माउंटेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले ही स्नो ड्रैगन ताओइस्ट को सूचित कर दिया है। आप मरने वाले हैं। आप सभी मरने वाले हैं। ओह, स्नो ड्रैगन माउंटेन। इंपीरियस ड्रैगन माउंटेन के पीछे एक और शक्ति है ना? स्नो ड्रैगन माउंटेन में क्लेश क्रॉसिंग चरण पर एक साधक है, क्लेश पार करने का चरण। ये फान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे परेशानी पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब परेशानी आ गई है तो स्वाभाविक रूप से उसे उससे निपटना होगा। ये फैन के स्टोरेज बैग से अनगिनत सामग्रियां बाहर उड़ गईं। पूर्वी सम्राट शहर का गठन केवल 7वें स्तर का था, जो क्लेश पार करने के चरण में एक साधक से निपटने के लिए अपर्याप्त था। उस स्थिति में उसे 8वें स्तर का गठन स्थापित करना होगा। स्ले इमोर्टल स्वॉर्ड एरे का उपयोग केवल इमोर्टल स्लॉटरिंग एरे आरेख के रूप में नहीं किया गया था। जब संपूर्ण अमर तलवार व्यूह की व्यवस्था की गई तो यह सबसे भयानक शक्ति बन जाएगी। ये फैन द्वारा अनगिनत सामग्रियों को एक संरचना में व्यवस्थित किया गया। धीरे धीरे एक विशाल संरचना का निर्माण हुआ। ये फैन की हरकतें देखकर कियान जिनक्स्यू घबरा गई। क्या यह आदमी वास्तव में क्लेश पार करने वाले चरण के साधक को नष्ट कर सकता है? कियान जिनक्स्यू घबरा गई क्योंकि उसने वास्तव में स्नो ड्रैगन माउंटेन के डेमी इमॉर्टल को सतर्क कर दिया था। यह डेमी इमॉर्टल उसका अपना जैविक पिता था। इसके अलावा कियान जिनक्स्यू की उत्कृष्ट योग्यता के कारण वह 3000 वर्षों से भी कम समय में शरीर एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण को पार करने में सफल रही और उसे अत्यधिक महत्व दिया गया। ये फैन की तरफ से उन्होंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लगातार कई संरचनाएं स्थापित की गईं। यदि उसे पारलौकिक क्लेश अवस्था में किसी साधक का सामना करना पड़े तो ये फैन वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन जब घात लगाने की बात आई तो ये फैन डर नहीं रहा था। पर्याप्त समय दिए जाने पर एक रैंक 8 एरे मास्टर एक ट्रांसेंडेंस क्लेश साधक से कम नहीं होगा। कियान जिनक्स्यू ने फिर से अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उससे संपर्क टूट चुका है। ये फैन ने कुल 9 संरचनाएं स्थापित की, जिनमें से प्रत्येक एक साथ जुड़ी हुई थी, जो लगभग सीमा थी। पारलौकिक क्लेश अवस्था में पहली बार एक साधक का सामना करते हुए ये फैन भी सतर्क था।
पारलौकिकता क्लेश चरण पर इतना शक्तिशाली होने के कारण कोई भी कभी भी अधिक सावधान नहीं हो सकता। इसके बाद उसे बस शिकार के हुक में फंसने का इंतजार करना था। 1 घंटे बाद आकाश में एक भयानक उपस्थिति प्रकट हुई, जिससे पूरे पूर्वी सम्राट शहर में सिहरन दौड़ गई। सौभाग्य से यह एक विशाल दुनिया थी जिसमें मजबूत स्थान था। यान हुआंग विश्व में एक पारलौकिकता क्लेश अवस्था वाला प्राणी बिना उंगली उठाए भी अंतरिक्ष को तहस-नहस कर सकता है। लेकिन ये फैन की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। यह आभा बहुत अधिक प्रबल नहीं लग रही थी। नहीं, यह पारलौकिक क्लेश साधक पूरी ताकत से प्रयास नहीं कर रहा है, वह मुझे अचानक पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये फैन ने एक मंत्र सक्रिय किया, जिससे उसकी संरचनाओं की पूरी शक्ति प्रभावित हुई। मेरी बेटी कहाँ है? स्नो ड्रैगन अर्धमर कियान जिनक्स्यू का पता खोज रहा था और जल्दी ही उसने उसे पूर्वी सम्राट शहर के बाहर खोज लिया। कियान जिनक्स्यू की आंखें खाली थीं, उसकी आध्यात्मिक आत्मा ये फैन द्वारा फंसी हुई थी और वह चेतावनी भेजने में असमर्थ थी। हिम ड्रैगन अर्धमर को पारलौकिक क्लेश अवस्था में किसी अन्य साधक की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। पलक झपकते ही वह कियान जिनक्स्यू के पास था। अपनी शक्ति को कियान जिनक्स्यू में डालकर उसने तुरंत उसे उसकी आध्यात्मिक आत्मा को बांधने वाली बाधाओं से मुक्त कर दिया। पिताजी भागो, यह एक जाल है, कियान जिनक्स्यू ने पहले अवसर पर चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल व्यू तुरंत सक्रिय हो गया तथा स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल और कियान जिनक्स्यू दोनों को अपने में समाहित कर लिया। बड़े व्यू की पहली परत नॉकलेश थंडर व्यू। आकाश में 9 आकाशीय बिजली चमक रही थी तथा बादलों को चीरती हुई बिजली की चमक थी। धमाका! एक बिजली बर्फ ड्रैगन अर्ध अमर की ओर फट गई। हिम ड्रैगन अर्धमर उदासीन लग रहा था। आखिरकार वह तो बस एक वज्रपात था। हिम ड्रैगन अर्धमर को पता नहीं था, एक अन्य गठन स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र को पार करने ने इस नॉकलेश थंडर एरे की अध्यक्षता की। धमाका! जब वज्रपात हुआ तब हिम ड्रैगन अर्धदेवता को एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया था। जब तक स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल ने अपने जादुई हथियार को बुलाकर उसे रोकना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजली कड़क उठी और उसका सुरक्षा जादू पल भर में चकनाचूर हो गया। वह विशाल अमर देवता अचंभित रह गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आह साले, तू मौत को दावत दे रहा है। हिम ड्रैगन अर्धमर क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपने जादुई हथियार को बुलाया तथा उसे संरचना की ओर फेंक दिया, ताकि वह उसे क्रूर बल के माध्यम से तोड़ सके। बूम बूम बूम, एक के बाद एक बिजली गिरती रही। नॉकलेश वज्रपात के बाद हिम ड्रैगन अर्धमर को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं और उसकी आभा काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि गठन की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बाद मंच पर आने की बारी उसकी, अर्थात अर्ध अमर स्नो ड्रैगन की थी। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस करते हुए वह उस व्यक्ति की आध्यात्मिक आत्मा को निकालने जा रहा था जिसने इस संरचना की स्थापना की थी और उसे 10,000 वर्षों तक आध्यात्मिक आग में जलाए रखने वाला था। यद्यपि कियान जिनक्स्यू अपनी मृत्यु के बहुत करीब थी, फिर भी वह स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल के संरक्षण में बच गई। हालांकि इस समय कियान जिनक्स्यू के चेहरे पर खुशी का जरा भी भाव नहीं था। उसने देखा था, ये फान ने कुल 9 आकृतियां बनाई थीं, और यह तो बमुश्किल पहली घटना थी। दूसरा गठन स्वर्गीय पवन अस्थिपिंड सरी। ऊपर स्वर्ग से बुलाई गई दिव्य हवा आध्यात्मिक आत्मा को कमजोर कर सकती है, जिससे क्लेश पार करने के चरण में भी कष्ट हो सकता है। एक और अर्ध अमर स्नो ड्रैगन के चेहरे पर भय की एक झलक उभरी। दुर्भाग्यवश यह संरचना केवल इसलिए गायब नहीं हो गई क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। दूसरा गठन पूरा होते होते तीसरा और चौथा गठन एक ही समय पर फट गया। 3 अमर स्वर्गीय अग्नि व्यू और पाताल सागर वसंत नदी व्यू। आध्यात्मिक आत्मा से लेकर भौतिक शरीर तक, यह अंदर से बाहर तक शुद्धिकरण था। जब उनका भौतिक शरीर पाताल सागर के पानी में डूब गया तो स्नो ड्रैगन हाफ गॉड ने पूरी तरह से प्रतिरोध छोड़ दिया। उसके मन में एक प्रश्न कौंधा, क्या उसे इन सभी संरचनाओं को अपने स्वागत के लिए तैनात करने पर संसाधनों की बर्बादी का डर नहीं था? वह अभी संकट पार करने के शुरुआती चरण में ही था। वह क्या कर सकता था? आध्यात्मिक आत्मा नष्ट हो गई, चेतना नष्ट हो गई, सब कुछ अंधकार में डूब गया। लेकिन ये फान यहीं नहीं रुका। कौन जानता था कि क्रॉसिंग क्लेश स्टेज पर साधकों के पास कोई खास तरकीबें हैं। उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए उन्हें राख में बदलना पड़ा। ये फैन को लगातार 2 और संरचनाओं को सक्रिय करते हुए देखने के बाद, जिसने दुनिया में बचे हुए स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल के अंतिम निशान को पूरी तरह से मिटा दिया, ये फैन ने अंततः शेष संरचना मानचित्रों को हटा दिया।
अपने हाथ में बचे हुए 3 संरचना मानचित्रों को देखकर ये फान को अचानक लगा कि शायद वह अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति को कम आंक रहा है। क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन स्टेज वाले मानचित्र उतने मजबूत नहीं लग रहे थे। नहीं नहीं, अभिमान आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। कौन जानता था कि यह स्नो ड्रैगन अर्धमर केवल एक मूर्ख था, इसलिए वह इतना कमजोर था। क्रॉसिंग क्लेश स्टेज पर अन्य लोग इस बेकार व्यक्ति की तरह कमजोर नहीं होंगे। सौभाग्य से स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल को ये फैन के विचारों का पता नहीं था, अन्यथा वह क्रोध से पुनर्जीवित हो सकता था। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरा अपमान नहीं कर सकते। अब तक पहला क्रॉसिंग क्लेश चरण साधक ये फैन के हाथों में आ गया था। स्नो ड्रैगन अर्धमर की मृत्यु के साथ कियान जिनक्स्यू भी स्वाभाविक रूप से बुझ गई। उसके हाथ की एक लहर से 2 भंडारण अंगूठियां ये फैन के कब्जे में आ गईं। अपनी आध्यात्मिक समझ से इसकी जांच करने पर यह फैन भी आश्चर्यचकित रह गया। जैसा कि क्लेश पार करने के चरण में एक साधक से अपेक्षा की जाती है, उनके पास निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन हैं। उन्होंने अकेले ही 8वीं कक्षा की दर्जनों आध्यात्मिक वस्तुएं खोज निकाली। 6ठी और 7वीं कक्षा की आध्यात्मिक वस्तुएं तो और भी अधिक अनगिनत थीं। यह बहुत शर्म की बात है कि वहां 9वीं कक्षा की कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं थी। ये फैन को कई लाख उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर भी मिले, जो अरबों निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों के बराबर थे, जो ये परिवार की वर्तमान संपत्ति से भी अधिक थे। और अब यह सब सस्ते में ये फैन के पास आ रहा था। न केवल स्नो ड्रैगन अर्धमर साधन संपन्न था, बल्कि कियान जिनक्स्यू के संसाधन भी यानहुआंग क्षेत्र के उन शारीरिक एकीकरण क्षेत्र साधकों से कहीं अधिक थे। जैसा कि महान हजार विश्वों से अपेक्षा की जाती है, संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जिसकी तुलना यानहुआंग क्षेत्र से नहीं की जा सकती। भंडारण के छल्लों को छिपाते हुए ये फैन ने स्नो ड्रैगन पर्वत की ओर बढ़ने और उसे नष्ट करने की योजना नहीं बनाई थी। यह देखते हुए कि स्नो ड्रैगन अर्धमर कितना कमजोर था, ये फैन को लगा कि वह निश्चित रूप से स्नो ड्रैगन पर्वत पर सबसे मजबूत साधक नहीं हो सकता। आखिरकार ये फैन केवल एकीकरण शिखर पर था, न कि क्लेश पार करने के चरण में। संरचनाएं केवल स्थितिगत लड़ाइयां ही लड़ सकती थीं। नाव को पलटने से बचाने के लिए ये फैन को अभी भी खुद को संयमित रखना था। इस बीच स्नो ड्रैगन माउंटेन के भीतर जिस क्षण स्नो ड्रैगन हाफ इमोर्टल के नाम की पट्टिका टूटी, पूरे स्नो ड्रैगन माउंटेन में हलचल मच गई। बदला, मेरी गांड का बदला लो। यदि उनके क्रॉसिंग क्लेश चरण साधक का वध कर दिया गया, तो क्या वे आत्महत्या नहीं कर रहे होंगे? स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें स्थानांतरित होना ही होगा। अचानक स्नो ड्रैगन माउंटेन के क्रॉसिंग क्लेश स्टेज साधक के नष्ट हो जाने की खबर पूरे पृथ्वी ड्रैगन प्रांत में फैल गई। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के 10 प्रांतों में से पृथ्वी ड्रैगन प्रांत सबसे कमजोर नहीं था, लेकिन यह सबसे मजबूत भी नहीं था। क्रॉसिंग क्लेश चरण साधक पृथ्वी ड्रैगन प्रांत में एक मामूली चरित्र नहीं था। स्वाभाविक रूप से ये फैन, जो क्रॉसिंग क्लेश चरण के एक साधक को खत्म कर सकता था, इन शक्तियों द्वारा याद किया गया था। जब ये फैन को पता चला कि स्नो ड्रैगन माउंटेन रातों रात दूर चला गया है, तो उसने तुरंत अपनी छाती पीट ली और अपने पैरों को पटक दिया। वह अफसोस से भर गया। यह मूर्ख वास्तव में स्नो ड्रैगन माउंटेन का सबसे मजबूत साधक था। उसने इस बार एक बड़ा अवसर खो दिया था। नहीं, अगली बार जब उसका सामना स्नो ड्रैगन माउंटेन से होगा, तो वह निश्चित रूप से उन्हें भागने नहीं देगा। पूर्वी सम्राट शहर में नेतृत्व परिवर्तन की खबर भी तुरंत फैल गई थी। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार प्रभाव 5 पूरा संग्रह के लिए तैयार। सिस्टम पुरस्कार इकट्ठा करो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। अधीनस्थ प्रभाव अकादमी फेट पॉइंट्स 2000 भाग्य अंकों ने बाइजे के साधना स्तर को सुधार दिया, जिससे वह शरीर एकीकरण क्षेत्र के बाद के चरणों में पहुंच गया। हालांकि ये फैन का ध्यान पूरी तरह से दूसरे इनाम पर केंद्रित था। राजवंश के ये परिवार नामक संप्रदाय के पास पहले से ही 2 अधीनस्थ सेनाएं थीं, और अब तीसरी अधीनस्थ सेना अंततः प्रकट हो गई थी। अकादमी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक ऐसी जगह है जहां केवल साधकों को ही शिक्षा दी जाती है, जिनमें कोई दृढ़ निष्ठा नहीं होती। लेकिन शीर्षस्थ अकादमियां वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति थीं, जैसे यिनयांग अकादमी, जिसमें ये जिन्युन का दाखिला हुआ था। यानहुआंग क्षेत्र में शीर्ष 5 ताकतों में से एक बनने में सक्षम होने के नाते कौन यह कहने की हिम्मत करेगा कि यह मजबूत नहीं था? एक अकादमी को विकसित करने के लिए सबसे पहले संकाय की क्षमता मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों की ताकत की भी आवश्यकता थी। अस्थायी कार्य शिष्य की भर्ती जारी कर दी गई है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? 1 से ऊपर प्रतिभा ग्रेड वाले शिष्य की भर्ती करें। भर्ती स्थान जुआन यांग सिटी। अस्थायी कार्य
ये फैन लगभग भूल ही गया था कि सिस्टम में अभी भी इस श्रेणी का कार्य मौजूद है। आखिरकार इस प्रणाली के सक्रिय होने के बाद से पिछले कुछ 100 वर्षों में अस्थायी कार्य केवल 2 बार ही जारी किए गए थे। सामान्यतः कहा जाए तो अस्थायी कार्यों के लिए मिलने वाले पुरस्कार आपको निराश नहीं करेंगे। पंखा। सिस्टम कार्य स्वीकार करें। कार्य स्वीकृति पूर्ण हो गई है। कृपया जल्द से जल्द एक शिष्य की भर्ती के लिए जुआनयांग शहर जाएं। जुआनयांग शहर, यह भी पृथ्वी ड्रैगन प्रांत का एक शहर था जो पूर्वी सम्राट शहर से ज्यादा दूर नहीं था। ये फैन ने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप पूर्वी सम्राट शहर छोड़ दिया और जुआनयांग शहर की ओर चल पड़ा। जुआनयांग शहर, पूर्वी स्टोन कबीला। ईस्ट स्टोन कबीला जुआनयांग शहर का शासक परिवार था। कुल नेता का साधना स्तर भी शारीरिक एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गया था। छोटे बाघ, यदि तुम अपने भाई की सर्वोच्च अस्थि को निकालकर उसे अपने पुनर्जन्म अमर शरीर के साथ मिला दोगे तो तुम्हारी प्रतिभा बहुत बढ़ जाएगी और भविष्य में अमर बनने की आशा तुम्हारे पास होगी। ईस्ट स्टोन टाइगर के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ और मोहक स्वर में बोला। ईस्ट स्टोन टाइगर के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी, लेकिन उसका हृदय क्रोध से भरा हुआ था। यह पुरानी चीज जो इतने वर्षों से मुझे चूस रही है, मुझ साधक को आधार स्थापना चरण में अटका कर रख दिया है। अब वह चाहता है कि मैं अपने भाई की सुप्रीम बोन हटा दूं। वह मौत मांग रहा है। यद्यपि ईस्ट स्टोन टाइगर अपने साथ जुड़े इस आत्मा शरीर से नाराज था, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने अभी इससे नाता तोड़ लिया तो वह इस आध्यात्मिक आत्मा द्वारा नष्ट हो सकता है। यद्यपि उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी वह बता सकता था कि मरने से पहले इस आध्यात्मिक आत्मा का साधना स्तर बहुत ऊंचा था। ईस्ट स्टोन टाइगर के मना करने के बावजूद आध्यात्मिक आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। एक छोटे से कबीले के पास पुनर्जन्म वाला अमर शरीर और एक सर्वोच्च अस्थि है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई महान रहस्य है। ईस्ट स्टोन टाइगर एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इस आत्मा शरीर से खुद को मुक्त करने का अवसर। आत्मा भी एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, एक अवसर की जब वह आगे बढ़े। और ये फैन अंततः जुआनयांग शहर में आ गया था। यह एक बड़े परिवार का शिष्य निकला। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक साधारण परिवार और एक बड़े परिवार से शिष्य चुनना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन सिस्टम कार्य के साथ ये फैन निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। 3 दिन बाद ईस्ट स्टोन कबीले का एक दशक में एक बार होने वाला उत्तराधिकारी विवाद समारोह शुरू होने वाला था। ईस्ट स्टोन कबीले के 50 वर्ष से कम आयु के सभी शिष्यों को इसमें भाग लेना आवश्यक था। जो लोग उत्तराधिकारी चयन समारोह में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वे ईस्ट स्टोन कबीले के अगले परिवार प्रमुख के लिए उम्मीदवारों में से एक बन सकते हैं और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। ईस्ट स्टोन टाइगर ने स्वाभाविक रूप से इस उत्तराधिकारी विवाद समारोह में भाग लिया। यद्यपि उसकी साधना का स्तर केवल आधार स्थापना चरण पर था, फिर भी ईस्ट स्टोन टाइगर की युद्ध शक्ति कोर संरचना चरण से कमजोर नहीं थी। उनकी तकनीक के साथ कोर फॉर्मेशन स्टेज को भी इसकी तेज धार से बचना होगा। अंत में ईस्ट स्टोन टाइगर और उनके छोटे भाई ईस्ट स्टोन लेपर्ड अगले परिवार के पद के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवार बन गए से। यदि यह उपन्यास होता तो इस बिंदु पर निश्चित रूप से लड़ाई छिड़ जाती। दुर्भाग्यवश जो कबीला सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम रहा है, वह आमतौर पर आंतरिक रूप से काफी एकजुट होता है। एक विभाजित कबीला इतिहास से बहुत पहले ही गायब हो गया होता। इससे वह आध्यात्मिक आत्मा जो ईस्ट स्टोन टाइगर से कार्रवाई की अपेक्षा कर रही थी, स्वयं की सहायता करने में असमर्थ हो गई। उसी रात 2 व्यक्ति ईस्ट स्टोन कबीले को छोड़कर चले गए। पूर्वी पाषाण बाघ पूर्वी पाषाण तेंदुए को लेकर एक सामान्य नवजात आत्मा अवस्था साधक से भी अधिक तेज गति से दौड़ रहा था। ईस्ट स्टोन टाइगर पर एक विदेशी आभा का विस्फोट हुआ। जुआनयांग शहर से 300 मील दूर एक घाटी में दोनों आकृतियां अपने सामने आध्यात्मिक आत्मा को भयभीत होकर देख रही थीं। एल्डर जुआन, आपका इससे क्या मतलब है? हालांकि ईस्ट स्टोन टाइगर भी बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने अपने पीछे ईस्ट स्टोन तेंदुए की रक्षा की। भाईचारे के प्यार, यह वाकई याद करने लायक है, लेकिन तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर तुम खुद ही खोदकर सुप्रीम बोन निकाल लो तो कम से कम अपनी जान तो बचा सकते हो। तुम्हें इस मौके की कद्र नहीं है। खेती का स्तर जितना मजबूत होगा, किसी विशेष संविधान को प्रत्यारोपित करना उतना ही कठिन होगा। हालांकि एल्डर जुआन के पास एक गुप्त तकनीक है। ईस्ट स्टोन टाइगर के प्रदर्शन के अनुसार वह निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं करेगा और वह केवल खुद ही ऐसा कर सकता है। पुनर्जन्म अमर शरीर का तो बस अफसोस है। वह पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाया था और अब अगर वह उस पर कब्जा कर लेता है तो उसका असर बहुत कम हो जाएगा।
संपूर्ण घाटी को कवर करते हुए एक सभा की स्थापना की गई। इस संरचना का केंद्र 2 ईस्ट स्टोन भाई थे। किसी ने यह नहीं देखा कि कुछ ही दूरी पर आकाश में एक आकृति उन्हें देख रही थी। एक जुड़ी हुई दादाजी की आकृति, एक पुनर्जन्म अमर शरीर, एक सर्वोच्च अस्थि। यह एक अन्य नायक की तरह लग रहा था। यह दुख की बात है कि यह दादाजी वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा था, लेकिन ये फान को ये बात बिल्कुल सही लगी। अगर दादाजी का किरदार अच्छा इंसान था तो वो शिष्य कैसे बना सकता था। एल्डर जुआन को शुरू करते देख ये फैन संरचना के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। फूलों का प्रत्यारोपण और लकड़ी का निर्माण एक 7वीं स्तरीय सणी। अगर इसे तोड़ने की कोशिश कोई और कर रहा था तो यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन ये फैन को एरे मास्टर किसने बनाया? रिवर्स फूलों का प्रत्यारोपण और लकड़ी प्राप्त करना। अगले ही क्षण दल के भीतर से एल्डर जुआन की चीख सुनाई दी। फूलों के प्रत्यारोपण और लकड़ी ग्रहण करने की प्रक्रिया उलट गई। मूल रूप से एल्डर जुआन इन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रहा था। अब यह एल्डर जुआन की आध्यात्मिक आत्मा में बदल गई, जो शुद्ध शक्ति में परिवर्तित होकर दोनों में प्रवेश कर गई। दोनों की खेती का स्तर आसमान छूने लगा। ये फान ने पहले ही एल्डर जुआन के साधना स्तर को देख लिया था। पारलौकिक क्लेश अवस्था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी स्वर्गीय क्लेश से गुजरा ही नहीं था और उस पर अभी भी क्लेश की गड़गड़ाहट की गंध बाकी थी। कौन है भाई? बुजुर्ग जुआन ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। ये फैन ने ईस्ट स्टोन भाइयों की ओर दयालुता से देखते हुए अपना परिचय दिया। मास्टर, उफ, मैं 1000 पत्ते हूँ। यह देखकर कि यह ये फैन ही था जिसने उन्हें बचाया था, ईस्ट स्टोन भाइयों ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। हमारे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। बड़े एल्डर जुआन परेशान दिख रहे थे। वे समूह से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। संघर्ष के बाद उनकी आध्यात्मिक आत्मा कमजोर हो गई। यह महसूस करते हुए कि उनके पास कोई मौका नहीं है, एल्डर जुआन ने ये फैन को घूरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरी तरह आपकी भी नजर इन दोनों पर थी। उसके शब्दों से ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन तेंदुए के चेहरे बदसूरत हो गए। ये फैन ने उपहास किया, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह है, जो बिना किसी कारण के दूसरों पर कब्जा कर लेता है? मैं शिष्यों की भर्ती कर रहा हूँ, शरीर धारण नहीं कर रहा हूँ। ये फान ने भी सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। एक प्रशिक्षु ले लो। यह सुनकर ईस्ट स्टोन टाइगर तुरंत घबरा गया। जब एल्डर जुआन ने पहली बार इसका उल्लेख किया था तो यह एक प्रशिक्षु लेने के बारे में भी था। अचानक प्रकट हुए इस शक्तिशाली साधक का उद्देश्य तो वही नहीं होगा, है ना? ईस्ट स्टोन टाइगर पहले से ही प्रशिक्षु के रूप में लिए जाने के विचार से थोड़ा डरा हुआ था। ईस्ट स्टोन टाइगर की अभिव्यक्ति को देखकर ये फैन को पता चल गया कि कोई गलतफहमी हुई है और एल्डर जुआन के प्रति उसकी नाराजगी और बढ़ गई। यदि आप मेरे प्रशिक्षु के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं मृत्यु को आपके लिए एक असाधारण इच्छा बना दूंगा। उल्टी संरचना गायब होने वाली थी। एल्डर जुआन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं कीमिया कर सकता हूँ। मैं 8वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ, 8वें दर्जे का कीमियागर। अनावश्यक। यह देखकर कि ये फैन की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एल्डर जुआन ने फिर से कहा, मेरे पास एक प्रस्थान अग्नि, एक 8वीं स्तरीय प्रस्थान अग्नि, प्राचीन आत्मा गर्म अग्नि भी है, 8वीं श्रेणी की प्रस्थान अग्नि। खैर खैर, ये फैन ने एल्डर जुआन को और करीब से देखना शुरू कर दिया। क्या आपका उपनाम ये है? ये आपको मेरा असली उपनाम कैसे पता चला? एल्डर जुआन आश्चर्यचकित थे। जुआन उनकी सम्मानजनक उपाधि थी। साधना शुरू करने से पहले वास्तव में उनका उपनाम मूल रूप से ये था। इस दादाजी की पहचान इतनी सुसंगत क्यों है? हालांकि यह ओल्ड ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये फैन ने संरचना में जादुई शक्ति का एक धागा इंजेक्ट किया। पलक झपकते ही संरचना की शक्ति बड़े पैमाने पर बढ़ गई। ओल्ड ये में आध्यात्मिक आत्मा शक्ति का अंतिम निशान भी ईस्ट स्टोन टाइगर भाइयों में विलीन हो गया। अंततः आक्रोश से भरे हुए एल्डर जुआन का निधन हो गया। हवा में एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी, जिसे ये फैन ने अपनी जेब में रख लिया। जहां तक ईस्ट स्टोन टाइगर भाइयों का प्रश्न है, वे अभी भी अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को आत्मसात कर रहे थे। वे दोनों पहले ही नवजात आत्मा चरण तक पहुंच चुके थे। एक बार जब वे सब कुछ पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं तो दिव्यता परिवर्तन चरण तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फैन ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उनके अंदर की ऊर्जा को सील कर दिया। जब वे धीरे धीरे जागे तो ये फैन को देखकर उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। मैंने आपके शरीर के भीतर ऊर्जा को सील कर दिया है। बहुत तेजी से आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। आपको पहले अपने वर्तमान साधना स्तर को मजबूत करना होगा, एक अच्छा आधार स्थापित करना होगा।
फिर आगे बढ़ना जारी रखना होगा। ईस्ट स्टोन टाइगर और उसका भाई स्वाभाविक रूप से इस नियम को समझते हैं। ये फैन ने फिर कहा, ईस्ट स्टोन टाइगर, हम भाग्य द्वारा एक साथ लाए गए हैं, क्या आप मेरे प्रशिक्षु बनना चाहेंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के ईस्ट स्टोन टाइगर सम्मान में अपने घुटनों पर गिर गया और धीरे से कहा, मेरे गुरु को नमस्कार। अस्थायी कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, एक प्रशिक्षु को लेना पूरा हुआ, आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये फैन को अपना पुरस्कार लेने की कोई जल्दी नहीं थी। पूर्वी पत्थर तेंदुआ भी ये फैन को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। ये फैन जितना ताकतवर है, स्वाभाविक रूप से पूर्वी पत्थर तेंदुआ भी उसका शिष्य बनना चाहता था। हालांकि ये फैन का एक और प्रशिक्षु लेने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय उसने प्रस्ताव रखा, ईस्ट स्टोन लेपर्ड, हो सकता है कि मुझे आपके साथ एक गुरु और प्रशिक्षु का भाग्य न मिले, लेकिन आप हजारों पत्तों वाली अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? ईस्ट स्टोन लेपर्ड के पास एक अनोखा संविधान है जिसे सुप्रीम बोन कहा जाता है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी कमजोर नहीं होंगी। वह थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी की पहचान बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। ईस्ट स्टोन लेपर्ड और ईस्ट स्टोन टाइगर के साथ थाउजेंड लीव्स अकादमी को पर्याप्त से अधिक समर्थन मिलेगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ईस्ट स्टोन लेपर्ड ने भी तुरंत सहमति दे दी। अब जब वे उसके प्रशिक्षु बन गए हैं तो स्वाभाविक रूप से ये फैन भी विनम्र नहीं होगा। हाथ हिलाने पर उसकी हथेली में 4 जादुई हथियार प्रकट हो गए। ये 4 सातवें क्रम के जादुई हथियार ले लो, तुम में से प्रत्येक के लिए 2। फिर उन्होंने उन दोनों को कुछ छठे और 7वें क्रम के अमृत भी दिए। ये फैन द्वारा उत्पादित वस्तुओं के ढेर को देखकर ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन तेंदुआ इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। यह मास्टर बहुत अच्छा था। एल्डर जुआन के बारे में सोचते हुए, जो केवल खोखले वादे करना जानता था, जिसने उन्हें कभी कुछ अच्छा नहीं दिया, फिर भी उनके कठिन परिश्रम से अर्जित साधना स्तर को अवशोषित करने में कामयाब रहा। पूर्वी पाषाण बाघ ने तुरंत महसूस किया कि ये फैन एक मास्टर के लिए आदर्श था। जल्द ही ये फैन पूर्वी पत्थर बाघ और पूर्वी पत्थर तेंदुए के साथ जुआन यांग शहर लौट आया। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन तेंदुए के गायब होने से डोंगशी परिवार में हंगामा मच गया था। वे उनका पता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वे वापस आ गए हैं तो परिवार को अंततः राहत मिली है। यह सुनकर कि ईस्ट स्टोन टाइगर ने ये फैन को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, डोंगशी परिवार एक पल के लिए हिचकिचाया। लेकिन जब उन्होंने ईस्ट स्टोन टाइगर द्वारा लाए गए 2 सातवें क्रम के जादुई हथियारों को देखा और ईस्ट स्टोन तेंदुए द्वारा लाए गए 2 अन्य हथियारों को देखा तो वे तुरंत पूरी तरह से तैयार हो गए। उनके डोंगशी परिवार के पास इन दोनों भाइयों जितने 7वें क्रम के जादुई हथियार भी नहीं थे। ये फैन के साथ अप्रतिबंधित उत्साह से व्यवहार करने के बाद वह कैओस स्पेस में लौट आया। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। एक्सट्रीम दाव सीड, चरम दाव बीज, परम दाव का बीज मेजबान द्वारा समझे जाने वाले महान ताओं में समाहित किया जा सकता है। यह जितना अधिक दाव को एकीकृत करेगा, एकीकृत दाव का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। पारलौकिकता क्लेश चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक सिद्ध महान ताओ को समझने और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके अलावा विलय किए जाने वाले दावों को भी वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी का साधारण दाव सबसे आम 5वीं श्रेणी का दाव है। जो लोग मानव अमर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि उन्होंने 5वें स्तर के दाव को जोड़ लिया है तो उनके पास मूल रूप से कोई मौका नहीं है। जबकि धातु, जल, लकड़ी, इस प्रकार का संलित दाव 4थी श्रेणी का दाव है। जहां तक पंचतत्वों के तीसरे स्तर के ताओ आदि का प्रश्न है, यह जितना जटिल है, ताओ का स्तर उतना ही ऊंचा है। सफलता के बाद शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ये फैन ने मूल रूप से 5 तत्वों दाव को एक साथ मिलाने और तोड़ने की योजना बनाई थी और फिर लगातार अधिक तत्वों को एक साथ मिलाना था। लेकिन अब चरम दाव 20 की उपस्थिति के साथ यह स्पष्ट रूप से ये फैन को अपने दाव को विलय करने का संकेत दे रहा है। यद्यपि ये फैन पारलौकिक क्लेश चरण को पार करने से केवल एक कदम दूर है, ऐसा लगता है कि वह अल्पावधि में दाव को फ्यूज करने में सक्षम नहीं होगा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह परम दाव में विलीन न हो जाए और फिर एक कदम में स्वर्ग तक चढ़ जाए। ये फैन पूर्वी स्टोन टाइगर और पूर्वी स्टोन तेंदुए को पूर्वी सम्राट शहर में वापस लाया, एक बड़ा आंगन हासिल किया और हजारों पत्तियों वाली अकादमी की स्थापना की। जब उन्हें पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी में केवल वे दोनों ही हैं, तो ईस्ट स्टोन लेपर्ड और ईस्ट स्टोन टाइगर निराश नहीं हुए, बल्कि बेहद उत्साहित हो गए। भविष्य में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ लीव्स
अकादमी का संस्थापक शिष्य माना जा सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि हजारों लीव्स अकादमी विकसित हो पाएगी या नहीं, उन्हें ये फैन पर बहुत भरोसा था। हजारों पत्तों वाली अकादमी की स्थापना से कोई हलचल नहीं हुई। रोजाना ढेरों ताकतें स्थापित और गायब होती रहीं, किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों भाइयों को साधना सिखाने के अलावा ये फैन ने हर दूसरा पल दाव को समझने में बिताया। 3 साल बाद लकड़ी के दाव को पूर्ण किया गया और चरम दाव बीज में एकीकृत किया गया। 5 वर्षों के बाद जल का ताव सिद्ध हो गया। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्वों दाव को मिलाया गया। चरम दाव बीज में अब 3 प्रभामंडल थे। ये फान अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। मूल सिद्धांत टॉवर के साथ ये फान अन्य साधकों की तुलना में एक ही दाव को समझने में बहुत तेज था। 10 साल बाद ये फैन की अच्छी लाश शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में पहुंच गई और फिर दोनों ने एक ही समय में दाव को समझना शुरू कर दिया, जिससे समझने की गति दोगुनी हो गई। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, दशकों तक ये फैन ने किसी भी ताव का संलयन नहीं किया था। उसका साधना स्तर शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर बना रहा। इस बीच ये परिवार के भीतर ये जिंतियन और अन्य लोग पहले ही शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के शिखर को पार कर चुके थे और ये फैन की तुलना में लगभग उच्च स्तर पर थे। पिछले दशकों में ये फैन भी निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने वायु, अग्नि, वज्र, वर्षा, सूर्य आदि दावों की समझ पूरी की और उन्हें चरम दाव बीज में सम्मिलित किया। चरम दाव बीज में अब 5 प्रभामंडल थे। ये फैन के आकलन के आधार पर उसका वर्तमान दाव एक शीर्षग्रेड दाव के समान स्तर पर होना चाहिए। दावों को जोड़ना काफी कठिन था और ये परिवार के अन्य लोग भी इसमें अपना प्रयास कर रहे थे। पूरा ये परिवार अभूतपूर्व शांति की स्थिति में था। शरीर एकीकरण क्षेत्र के लोग पारलौकिकता क्लेश चरण तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जब उनकी सारी मेहनत किसी को पता नहीं थी, तब ये परिवार पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। पूर्वी पाषाण बाघ और पूर्वी पाषाण तेंदुए ने अपने साधना स्तर को उन्नत कर लिया था तथा वे शोधन शून्यकाल तक पहुंच गए थे। सर्वोच्च अस्थि और पुनर्जन्म अमर शरीर अमर स्तर पर विशेष संविधान से संबंधित हैं, जो आत्मा स्तर से कहीं अधिक मजबूत है। ऐसी साधना गति के साथ यह पूरी तरह से सामान्य है। जैसे जैसे ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड की ख्याति धीरे धीरे फैली, 1000 पत्तों वाली अकादमी का नाम भी प्रचलित होने लगा। कई साधक 1000 पत्तों वाली अकादमी के शिष्य बनना चाहते थे। दुर्भाग्यवश ये फान ने अधिक शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने अपने शिष्यों में संख्या की नहीं बल्कि गुणवत्ता की चाहत रखी। कुछ दशकों में उन्होंने केवल 5 या 6 शिष्यों को ही स्वीकार किया। लेकिन प्रत्येक शिष्य की प्रतिभा सबसे निचले स्तर पर 3 या अधिक आध्यात्मिक जड़ों से युक्त थी। मार्गदर्शन और साधना करते हुए ये फैन का जीवन पूर्ण था। ये फान को 1000 पत्तों वाली अकादमी की स्थापना किए 50 साल बीत चुके थे। 3 अमर पर्वत ये परिवार की प्राथमिक वंशावली। जल और अग्नि असंगत हैं, वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। लेकिन ये जिन्हाई ने विलय का सबसे कठिन रास्ता चुना। जलअग्नि दांव में महारत हासिल करने के बाद ये जिन्हाई ने आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना बल्कि समझना जारी रखा। जल यिन का प्रतीक है, अग्नि यांग का प्रतीक है। 30 वर्षों तक दांव के भव्य टॉवर में रहने के बाद ये जिन्हाई अंततः एकांतवास से बाहर आए। ये परिवार के ऊपर ताइची आरेख की असाधारण घटना दिखाई दी। प्रथम श्रेणी महान ताओ, ताइची ताओ। इस असाधारण घटना ने सूरज और आकाश को धुंधला कर दिया। 10,000 तारों वाले द्वीप पर हर कोई ये परिवार की असामान्यता को महसूस कर सकता था। ये जिन्हाई ने महान ताओ को पूरी तरह से समझ लिया है, क्या अब वह कोई सफलता प्राप्त कर सकता है? इस परिणाम से 10,000 सितारा द्वीप के साधक शांत दिखे। ये परिवार चमत्कार करने में माहिर था, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये परिवार की विसंगति ने स्वाभाविक रूप से ईस्ट हार्मोनी गौड़ प्रांत के परिवारों का ध्यान आकर्षित किया। प्रथम श्रेणी के महान ताओ, यिनयांग ताओ। अफसोस की बात है, हाँ, यह दुहक की बात थी। प्रथम श्रेणी के महान ताओ, यान हुआंग महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं था जो इन 10,000 वर्षों में इसे समझ सके, यहाँ तक कि काफी कम थे। हालांकि उन लोगों में से केवल 2 या 3 ही पारलौकिक क्लेश चरण को पार करने में सक्षम थे। ये 2 या 3 लोग अंतः क्लेश को पार करने में सफल हुए और ऊपरी क्षेत्र में चढ़ गए। लेकिन बाकी लोग वे पारलौकिकता क्लेश चरण तक भी नहीं पहुंच सके। महानताओं को कोई व्यक्ति जितना अधिक दुर्जय समझता है, आध्यात्मिक आत्मा के साथ एकीकृत होना उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। जो कुछ लोग आगे बढ़ पाए वे महान अवसर और महान भाग्य वाले लोग थे जो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाए।
लेकिन ये परिवार 10,000 सितारा द्वीप पर एक छोटा कबीला होने के नाते उन महान भाग्यशाली लोगों के साथ कैसे तुलना कर सकता है। उनके विचार में जब ये जिन्हाई ने पारलौकिक क्लेश चरण को तोड़ने का प्रयास किया तो यह उसकी मृत्यु होगी। ये जिन्हाई द्वारा यिन्यांग ताओ को समझ लेने के बाद आगे कोई हलचल नहीं हुई। 3 साल बाद ये जिनक्यू ने पावर ताओ को समझ लिया और यह घटना फिर से प्रकट हुई। ये परिवार में एक और व्यक्ति है जिसने प्रथम श्रेणी के महान ताओ को समझ लिया है। यह कैसी प्रतिभा थी। 5 साल बाद ये जिनतियन ने आभासी दुनिया ताओ को समझ लिया जो एक प्रथम श्रेणी का ताओ भी है। यहां तक कि पूर्वी सद्भावना देव प्रांत के शक्तिशाली संप्रदाय भी कुछ हद तक सदमे में थे। एक एकल कबीला जिसने 3 व्यक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने प्रथम श्रेणी के महान ताओस को समझा। भले ही वे आगे नहीं बढ़ पाते फिर भी वे क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन कबीले से संबंधित नहीं हैं। प्रथम श्रेणी के महान ताओ के साथ एकीकरण चरण का शिखर 5 श्रेणी ताओ के पारलौकिक क्लेश चरण से कमतर नहीं है। क्लेश पार करने के चरण में 10 में से 5 साधकों ने पंचश्रेणी ताओ को एकीकृत कर लिया है। इस तरह से देखें तो ये परिवार में व्यावहारिक रूप से 3 साधक थे जो संकट पार करने की अवस्था में थे। ये जिन्हाई और अन्य लोगों की प्रतिभा ने कई शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश उन तीनों ने प्रथम श्रेणी के महान ताओ को समझ लिया है। उनके लिए इसे तोड़ना लगभग असंभव होगा। ये कबीले के लोगों ने जब सुना कि ये जिन्हाई और अन्य लोगों ने वास्तव में प्रथम श्रेणी के महान ताओ को समझ लिया है तो वे तुरंत ही ठंडे पसीने में डूब गए। यदि ये परिवार परेशानी पैदा करने आया तो ये कबीले विरोध नहीं कर पाएंगे। ये फैन का साधना स्तर अभी भी एकीकरण शिखर पर था। उसके शरीर के भीतर एक बीज चमकता हुआ 5 रंगों वाला प्रभामंडल लिए हुए था जो अत्यंत चमकीला था। अंतरिक्ष, समय और स्थान चाहे वे कहीं भी मौजूद हों सर्वोच्च ताओ हैं। यहां तक कि यदि कोई अन्य दाओ को एकीकृत नहीं करता है तो भी एकांत अंतरिक्ष दाओ को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। अंतरिक्ष ये फैन के हाथों में सिकुड़ता और सिकुड़ता है। प्रथम श्रेणी के दाव अंतरिक्ष को सफलतापूर्वक समझा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फैन के पास अराजकता की दुनिया है, वह सीधे अंतरिक्ष की प्रकृति को समझ सकता है। अन्यथा दाव मूल सिद्धांत टॉवर के साथ भी कौन जानता है कि वह अंतरिक्ष दाव को कब समझ पाएगा। चरम दाव बीज संतृप्त होने वाला है जिसका अर्थ है कि ये फैन की सफलता दूर नहीं है। ये फैन स्थिर हो जाता है यहां तक कि दाव को समझने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है। मालिक जल्दी आओ, ये देखो ईस्ट स्टोन टाइगर अपने अभियान से लौटता है और एक आरेख निकालते हुए ये फैन के गुफा घर में आता है। ये फैन की नजर तुरंत इस चित्र पर आकर्षित हो जाती है। ये फैन के पास एक बार 1000 पत्तों का चित्र था, इसलिए जैसे ही उसने यह चित्र देखा उसने महसूस किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। चित्र में अराजकता थी, लेकिन अराजकता के भीतर सभी प्रकार के प्राणी थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चित्र जीवंत हो गया हो। अव्यवस्था, ये फैन का ज्ञान प्रबल है, इसलिए जब उसने यह कैओस आरेख देखा तो उसने तुरंत अपने कैओस स्थान के बारे में सोचा। अराजकता के बाहर का स्थान अराजकता क्यूई से भरा हुआ है। यह कैओस क्यूई सभी चीजों को भंग कर सकती है, लेकिन यह सभी चीजों का निर्माण भी कर सकती है। ये फैन के भीतर अराजकता की दुनिया का मूल सिद्धांत वास्तव में यही अराजकता है। किंवदंती है कि पंगु द्वारा स्वर्ग खोलने के बाद कैओस क्यूई शुद्ध और अशुद्ध हो गई और फिर कभी पूर्ण कैओस क्यूई नहीं बनी। दूसरों को कैओस की यह तस्वीर अजीब लग सकती है, लेकिन ये फैन किसी भी समय अराजकता क्यूई का निरीक्षण कर सकता है। इस अराजकता आरेख को देखने पर ये फैन ने स्वाभाविक रूप से एक अनोखी साधना पद्धति सृजन अराजकता को समझ लिया। 3 साल बाद राख से भरे चेहरे वाला ये फैन अपने बोध की स्थिति से जागा। उनके मन में एक संपूर्ण साधना पद्धति निर्मित हो चुकी थी। सृष्टि अराजकता, ये परिवार के पास ड्रैगन परिवर्तन कैनन है जो रक्त रेखाओं को विकसित कर सकता है। हालांकि ये परिवार के पास पारंपरिक रूप से अपनी कोई साधना पद्धति नहीं थी। साधना पद्धतियों को गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कैओस में कोई गुण नहीं है। 8वां रैंक पारलौकिकता क्लेश चरण साधना विधि सृजन अराजकता। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार आर्सेनल 11 पूर्ण का दावा किया जा सकता है। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। लगताओ 5000 रूल स्पिरिट सीड 5 बाइजे तुरंत एक सफल अवस्था में प्रवेश करता है और दाव को एकीकृत करना शुरू कर देता है। एक दिव्य पशु के रूप में बाइजे जिस दाव को समझता है वह बहुत पहले से ही पूर्व निर्धारित है। प्रथम श्रेणी का दाव भाग्य ताव।
कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये परिवार के भीतर एक और इकाई है जिसने प्रथम श्रेणी के दांव को समझ लिया है और वह एक जानवर है। एक बार जब दांव एकीकृत हो जाता है तो 22 का साधना स्तर आसानी से पारलौकिक क्लेश चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। आत्मा बीज खगोलीय पिंड खजाना जो पिछली बार 5 संप्रदायों के विनाश का कारण बना, फिर भी अब ये फैन आसानी से 5 का उत्पादन कर सकता है। ये जिन्हाई, ये जिनक्यू, ये जिनतियान तीनों ने दांव को सफलतापूर्वक समझ लिया है, लेकिन इसे एकीकृत नहीं कर पाए हैं क्योंकि कठिनाई बहुत अधिक है। हालांकि क्रूल स्पिरिट सीज के साथ तीनों अड़चन को दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यह खजाना ठीक समय पर पहुंचा। ये फैन तुरंत ये जिंतियन और अन्य लोगों को बुलाता है और तीनों को सौंप देता है, आत्मा 20 पर शासन करें। आप लोग आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। ये परिवार के 3 एकीकरण शिखर सदस्य गुप्त रूप से अपनी सफलता शुरू करते हैं। उनकी साधना का स्तर आधिकारिक तौर पर ये फैन से आगे निकल गया है। हालांकि ये फैन जरा भी चिंतित नहीं है। अराजकता, जिसमें सभी चीजें समाहित हो सकती हैं, उसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। ये फैन ने अंततः अपना अंतिम दांव निर्धारित कर लिया है। अराजकता विश्व दांव। वह यह नहीं जानता कि इस अराजकता विश्व दांव का अंत किस रैंक पर होगा। ये फैन अराजकता दांव के अंतिम चरण को 10 अवस्थाओं में से एक अवस्था में समझ रहा था। पूर्वी सद्भाव गोर प्रांत हांगजियान राज्य। परिचित व्यक्ति एकत्रित हो रहे थे। ये फैन द्वारा नष्ट किए गए 5 संप्रदायों के शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के साधक, जिनमें भगवान हुनतियान और अन्य शामिल थे, सभी चमत्कारिक रूप से जीवित हो गए थे और उनकी खेती का स्तर काफी बढ़ गया था। उनमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति एमओ बेई भी शामिल थे। जिस तरह से सभी ने एमओ बेई के साथ व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट था कि वह नेता थे। वुशियांग के पूर्वज किसी ने महान ताओ के साथ विलय करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि कोई जल्द ही सफल होगा। एमओ बेई ने सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। महान ताओ के साथ घुलना मिलना स्पष्टतः आसान नहीं था, लेकिन अधिकांश साधकों को यह एहसास नहीं होता कि एक बार जब वे इस सीमा को पार कर जाते हैं तो पारलौकिकता क्लेश अवस्था से गुजरते हुए तथा महान ताओ के साथ विलय करके महायान क्षेत्र के शिखर तक पहुंचते हुए उनके पास विश्व के हृदय को परिष्कृत करने का अवसर होता है। विश्व का हृदय विश्व का मूल सिद्धांत है। हालांकि एक सामान्य साधक के लिए मध्य हजार विश्वों के विश्व के हृदय को परिष्कृत करना संभव नहीं है, लेकिन जब बात मध्य हजार विश्वों से विश्व के हृदय की आती है तो अभी भी आशा है। एक बार विश्व हृदय परिष्कृत हो जाए तो व्यक्ति विश्व गुरु बन सकता है। एक विश्व गुरु अपनी आध्यात्मिक आत्मा को दुनिया के मूल सिद्धांत में शामिल कर सकता है और यहाँ तक कि अगर वे गिर जाते हैं तो वे पुनर्जन्म लेने के लिए दुनिया के मूल सिद्धांत को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। एक बार कोई भी विश्व गुरु ऊपर उठ जाए तो वह एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व गुरु को मारना मूलतः असंभव है। जब तक कोई व्यक्ति साधना जारी रखता है, वह महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होगा।